नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन सैनी अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु से मैं रूबरू करवा रहा हूं, जिसका नाम है अपठित गद्यांश और पद्यांश। आपको देखने को मिलता होगा कि अपठित गद्यांश और पद्यांश हम पढ़ते हैं तो हमें स्वयं को ही पढ़ना पड़ता है। ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ना एग्ज़ाम में हम उसकी तैयारी कर पाते हैं। हम देखते हैं कि अपठित गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा, उसको पढ़ेंगे और लाइन से लाइन मिलाएंगे और आंसर दे देंगे, जो कि आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। आप उसका ना तो ढंग से उत्तर दे पाते हैं और आपको कुछ शब्द तो समझ में ही नहीं आते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में अपठित गद्यांश और पद्यांश का उत्तर देना सिखा रहा हूँ। आप अगर इस चैनल से ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तो मैं 100% या 100% आपको कह सकता हूं कि आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। इसके लिए आपको समझना अनिवार्य है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है, परीक्षाओं में, चाहे वह 10वीं की परीक्षा हो, चाहे 9th की परीक्षा हो, चाहे 11th की हो, चाहे 12th की हो, या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखते होंगे कि अपठित गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आपको बताऊं, 9वीं से लेकर 12वीं तक सबसे ज्यादा अगर कोई नंबर का प्रश्न आता है तो वह आता है अपठित गद्यांश और पद्यांश से। लगभग 5 या 4 नंबर के प्रश्न यहां से बनते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि एग्जामिनर आंसर भी देता है और प्रश्न भी खुद ही देता है, पर हम उसमें से आंसर नहीं निकाल पाते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना और उसका उत्तर देना, ये किस तरह से कैसे करना चाहिए, वही मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। और आप सभी समझें, कोशिश करें कि आपको समझ में आ जाए, ताकि कभी अपठित गद्यांश और पद्यांश पढ़ने की आवश्यकता न हो। शुरुआत करते हैं हम। तो एग्जाम में सबसे पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यही प्रश्न आएगा। सबसे पहले मैं रूबरू करवा दूं कि गद्यांश तो क्या होता है, गद्य का अंश होता है, जिसमें उपन्यास, कहानियां वगैरह आती है। संस्मरण आ जाए, रेखा चित्र आ जाए, उपन्यास आ जाए, निबंध आ जाए, ये सभी गद्य के रूप होते हैं। पद्यांश, पद्य का अंश, ये कविताओं का रूप होता है, जिसे काव्यांश भी कहा जाता है। इसमें कविताएं, इसमें जो भी रचनाएं होती है, ये सभी चीज इसके अंदर ली जाती है। क्लियर? तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपठित का मतलब क्या होता है। अपठित 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अ प्लस पठित। देखो, मैंने पहले भी कितनी बार बता चुका हूं कि अ का मतलब होता है नहीं। ए का मतलब क्या होता है, नहीं। और पठित का मतलब होता है पढ़ा जाने वाला, या जिसको नहीं पढ़ा है अभी तक, उसको पढ़कर हम आंसर देंगे तो वह क्या कहलाएगा, अपठित कहलाएगा। तो आप समझें कि गद्य और पद्य का वह अंश जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो, वह अपठित कहलाता है। और दूसरे शब्दों में, ऐसा उदाहरण जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से न लेकर किसी अन्य पुस्तक या भाषा खंड से लिया गया हो, उसे अपठित अंश माना जाता है। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट, अपठित होता है जो पढ़ा नहीं गया हो। दूसरी बात, गद्य हो या पद्य हो, गद्य और पद्य का वह अंश जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। ये दोनों बात आपके समझ में आ गई हो। देखो, अब आंसर कैसे देने हैं हमें। पूरे अवतरण को 2 या 3 बार पढ़कर उसके मर्म को समझने का प्रयास करें। ध्यान से देखें, हम क्या करते हैं कि कोई भी अवतरण होता है, उसको एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं और क्वेश्चन पर जाकर आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अवतरण, चाहे वो इजी हो, चाहे हार्ड हो, चाहे मीडियम हो, हमें उसको 2 या 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए और उसके मर्म को समझना चाहिए। वह कहना क्या चाहता है, वह अवतरण, वह पद्यांश, वह गद्यांश कहना क्या चाहता है, वह हमें समझना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में ही विद्यमान रहते हैं। नीचे जो प्रश्न दिए हुए होते हैं
उन सभी प्रश्नों के उत्तर कहाँ होते हैं? जो मूल अवतरण हम पढ़ रहे हैं, 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ है, पर हम पढ़ेंगे तभी ही पता चलेगा। तो मैंने कहा कि जो भी प्रश्न नीचे दिए हुए रहते हैं उन सभी का उत्तर कहाँ होता है? मूल अवतरण में ही होता है। आगे का प्रश्न देखें। प्रश्नों के उत्तर में अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़े। हम क्या करते हैं कि प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है तो हम आंसर भी देते हैं और आंसर के साथ साथ उसमें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ देते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, न ही हमें उदाहरण देना चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्य और पद्य के अंशों को हृदयगम कर लें, किंतु जब उन्हें पाठ्यक्रम के अलावा अंश पढ़ने को मिलते हैं या पढ़ने पड़ते हैं तो उन्हें उन अंशों को समझने में परेशानी आती है। इसलिए उसे 2 या 3 बार पढ़ें, फिर उसके मूल अवतरण को समझें और जब उत्तर दें तो वह किसी प्रकार की दूसरी भाषा के शब्दों को न जोड़ें, न ही उदाहरण दें। हम शीर्षक जब देते हैं, शीर्षक क्या होता है? पहली चीज तो ये होता है, जो शीर्षक पहले ये पढ़ें, शीर्षक अपठित अंश के मूल तथ्य पर आधारित होता है। जो पूरा अपठित गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, उसी का शीर्षक होगा, उसी में से शीर्षक निकलेगा, अलग से आप अपनी तरफ से नहीं दे सकते। और जो शीर्षक दो वो अत्यंत लघु होना चाहिए, सबसे छोटी बात, और आकर्षक होना चाहिए। वह पद्यांश पढ़ते ही, चाहे उस, जैसे मान लो कि पूरे पैराग्राफ में परोपकार की बात करी गई है, जहां देखो वहां परोपकार की बात हुई है, तो आप उसको पढ़ने के बाद लघु शीर्षक बनाएंगे। लघु शीर्षक हो गया जैसे परोपकार का महत्व, और आकर्षक होना चाहिए, दिखने में सही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके साथ उटपटांग बातें जोड़ दी, दिखने में भी आसान और सरल होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तो शीर्षक मूल तथ्य पर आधारित हो, लघु हो, आकर्षक हो। आगे देखें, शीर्षक हमेशा अपठित में कही गई बातों की ओर संकेत करता है। शीर्षक जो भी हम छाटेंगे ना अवतरण से या अपठित गद्यांश में से, वह कही गई बात, उनके जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उन्हीं ही में से आधारित होगा, अर्थात उन बातों पर संकेत करेगा। वह शीर्षक बार बार संकेत करेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप समझने की कोशिश करेंगे, परंतु समझेंगे तब जब 2 या 3 4 बार उस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दें इस चीज को कि कही गई बातों की ओर वह शीर्षक संकेत करता है। अवतरण को पढ़कर महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित कर लें। सबसे पहली चीज, जो ही हम 2 या 3 बार अवतरण को पढ़ेंगे, पद्यांश को पढ़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हमें लगती है, स्थल हो चाहे कुछ भी महत्वपूर्ण बात आपको लगता है, उसको पढ़ते समय ही अंडरलाइन कर लें। रेखांकित करना जरूरी है, क्योंकि प्राय जो शीर्षक होता है वह प्रारंभ में या अंत में दिया जाता है। अतः इन अंशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। शीर्षक खोज लेने के बाद जांच लें कि क्या शीर्षक अपठित में से कही गई बातों की ओर संकेत कर रहा है। अगर संकेत कर रहा है तो इसका मतलब आपका शीर्षक राइट है। ठीक है, आप जो भी उत्तर दें, किसी भी प्रकार का उत्तर हो, उसकी भाषा सरल सहज होनी चाहिए। हमेशा इस चीज का विशेष ध्यान रखें। उत्तर ज्यों का त्यों नहीं दें। हम सबसे महत्वपूर्ण और माइनस पॉइंट हमारा क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे बचपन में करते थे वही आज भी करते हैं, कि यहां से लाइन उठाई प्रश्नों में से, जैसे ये लाइन है, इस लाइन को पद्यांश में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यहां है, तो वैसे का वैसा आंसर दे देते हैं। ये कभी भी नहीं होता और वैसा आंसर आपका हमेशा गलत होगा। पद्यांश में जो कहते हो आंसर कभी नहीं देते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, फिर प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से उत्तर देना है। पद्यांश का अर्थ नहीं, भाव समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान दें। इस बात को समझने के लिए आपको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि हम पद्यांश का अर्थ पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं, वह पद्यांश कहना क्या चाहता है, उसका भाव क्या है, वह समझना चाहिए। क्योंकि भाव के अनुसार ही प्रश्न होंगे और वह प्रश्न आप पढ़ते हो और आंसर देते हो अर्थ के अनुसार, इसलिए वह हमेशा गलत हो जाता है। पद्यांश या गद्यांश का जो उत्तर हो वह संक्षिप्त और सारगर्भित हो, छोटा हो, समझ में आना चाहिए, सार पूरा होना चाहिए। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण के बिना आप किसी भी कंडीशन में अपठित गद्यांश और पद्यांश हल नहीं कर सकते। तो पहले आप पूरे अवतरण को 2-3 बार पढ़कर उसके मर्म को समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप उक्त किसी भी प्रकार के प्रश्नों को सरलतापूर्वक दे पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो आप अपठित गद्यांश को पढ़ते
या आंसर देते समय ध्यान रखेंगे। देखो, मैं आपको एक चीज 100% बता देता हूं कि आप इन महत्वपूर्ण बातों को अगर ध्यान रखोगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे वह 9वीं क्लास हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो। और इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आजकल पैटर्न बदल दिया गया है। ये ऐसा अपठित गद्यांश और पद्यांश अवश्य आता है और सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक अंकों का है। समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिवाइज करें वीडियो को और समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या बता रहा हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।